पराक्रम दिवस 23 जनवरी 1897 को जन्मे एक व्यक्ति जिनकी आज हम 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिनके दिन को पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता है। आज हम उस वीर के बारे में, उस फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातों से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं बात कर रही हूँ ऑनरेबल सुभाष चंद्र बोस की। आप लोग जानते ही हो आज 23 जनवरी है, तो आज ही के दिन जो है इनका जन्म हुआ था 1897 में। ओडिशा के कटक जिले में इनका जन्म हुआ और इनके जन्मदिन को ही हम लोग पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं अंकिता जिंदल। वेलकम टू द इंक्वेस्ट आईएएस गाइस। आज के दिन हम लोग पराक्रम दिवस के दिन हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानकारी निकालेंगे। देखेंगे कि फ्रीडम फाइटर ये कैसे बने, क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या इनका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कोई इनका रोल रहा है, क्या ये कांग्रेस के साथ कभी रहे, क्या ये यूथ की आवाज बने, क्या ये वुमेन्स की आवाज बने, क्या क्या इन्होंने किया है आजादी दिलाने के लिए, वो सब चीजें आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ओडिशा के एक जिले कटक से हुआ 23 जनवरी 1897 में और कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स से आजादी दिलाने में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस जयंती पूरे देश भर में मनाई जाती है, लेकिन कुछ स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, असम, वहां पे ये आज का दिन ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है। आज हम लोग 125वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने इसका नाम पराक्रम दिवस के नाम से दिया है। और आज ही के दिन से हम लोग अपना रिपब्लिक जो डे का सेलिब्रेशन है वो आज ही के दिन से शुरू कर देते हैं। पहले हम लोग 24 से करते थे, लेकिन इस बार ये चीज हुई है कि वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द 23 जनवरी ऑनवर्ड्स। फाइन। इनके माता पिता का नाम है प्रभावती बोस और जानकीनाथ बोस, और बहुत ही कम उम्र में नेताजी ने स्वामी विवेकानंद को अपना धार्मिक गुरु जो है वो बना लिया था। अब जब दो महान व्यक्ति हो एक साथ, तो भाई फिर तो कुछ आना ही था देश में, कुछ नया होना ही था। स्वामी विवेकानंद और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जब दो महान व्यक्ति मिलन हुआ इन दोनों का, तो फिर समथिंग कुछ नया ही बन के आया। फ्रीडम स्ट्रगल, ही वाज अ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, इन्होंने यूपीएससी क्रैक करके रैंक हासिल किया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। लेकिन उस समय पे क्या होता था कि आप रैंक यहाँ पे लोगे, बट इंग्लैंड में जाके आपको अपना वर्क करना होता था, आपको जॉब प्ले करनी होती थी, क्योंकि उस समय पे सरकार ब्रिटिश सरकार थी, इंडिया नहीं थी, है कि नहीं। इसीलिए ये इंग्लैंड गए और उन्होंने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन जब देखा कि इंडिया मुश्किल में है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये वापस से आ गए, इन्होंने जॉब छोड़ दी और वापस इंडिया में आए और यहाँ पे कई हजार यंगस्टर्स की आवाज बने और उनके बैटल ऑफ फ्रीडम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हुए, उनके खिलाफ लड़े और एक आजाद हिंद फौज जो है वो इन्होंने बनाई। इसके अलावा वेमेन्स की आवाज ये बने, वुमेन बटालियन उन्होंने बना दी, जिसका नाम रख दिया रानी झांसी रेजिमेंट। ये वही व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस वही व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन से पुकारा था। महात्मा गांधी, ही वाज अ फादर ऑफ अ नेशन, ये शब्द जो है वो सुभाष चंद्र बोस को के द्वारा दिया गया था। हालांकि इन दोनों के बीच में इनके विचार जो है वो सही नहीं मिलते थे, क्योंकि एक होते थे कि लाइक अहिंसा परमो धर्म वाली बात होती थी, और एक ये मानते थे कि अगर आपको अपने आप को बचाना है, फ्रीडम अचीव करनी है, तो अगर हिंसा भी हो तो मतलब ज्यादा नहीं, वो वाली चीज, दोनों के पाथ अलग थे बट मंजिल एक थी कि देश की आजादी। रास्ते अलग थे, मंजिल एक थी, वो वाली बात है। इनके कुछ इतिहास के बारे में जाने तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके प्रेसिडेंट ये बने, और एक बार नहीं
2 बार, ट्वाइस। 2 बार वो प्रेसिडेंट बने आईएनसी के, एक बार बने थे 1938 में हरिपुर में और एक बार 1939 में त्रिपुरी की जगह पे ये वो आईएनसी के जो है वो प्रेसिडेंट बने। कंट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स ऑफ फ्रीडम के लिए फ्रॉम द राज या ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स के दौरान ये जो 2 जगह हमने बात की, हरिपुर और त्रिपुरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह थी। बट पॉलिटिकल डिफरेंस, मैंने कहा ना कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जब आइडियोलॉजी सेम नहीं हो रही थी, मैच नहीं खा रही थी, और इनके विचारधारा अलग होने की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंटशिप से 1939 में। और फिर उन्होंने एक चीज बनाई, दैट इज अ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। व्हाट ही मेड? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाई ये? 1939 के दौरान, विद इन द कांग्रेस इन बंगाल की बंगाल में। पर्पस क्या था कि पॉलिटिक्स आप लोगों ने छोड़ देनी है और आप अपने होम स्टेट यानी कि बंगाल को जो है वो आप लोग हेल्प करोगे और उनको सपोर्ट करोगे। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। कलकत्ता में बोस ने ऑर्गेनाइज किया मास प्रोटेस्ट और अरेस्ट हो गए। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे तो पूरा वो था 1939 के दौरान, इन्होंने प्रोटेस्ट का सहारा लिया और इनको अरेस्ट कर लिया गया। He was later put under house arrest from where he escaped. He went to Germany. लेकिन जहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया था वो वहां से भाग निकले और जर्मनी की तरफ ये भाग गए वाया द अफगानिस्तान। जर्मनी में जाके इन्होंने बहुत कुछ किया। 1943 के दौरान बोस lost hope that Germany could be of any help in gaining India's independence. हम इनको लग रहा था कि जर्मनी से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन 43 तक आते आते इनकी जो उम्मीद है एक तरीके से खत्म हो गई कि भाई जर्मनी हमें इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए मदद नहीं करेगा। तो इन्होंने खुद से ही चीजें करी कि वो एक तो एशिया वापस आ गए, फाइनली केम एट द हेल्म ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। INA found support among the expatriate Indians under its aegis both from the आजाद हिंद सरकार। अब ये वो समय आ गया था जब इनको जर्मनी से कोई हेल्प नहीं दिख रही थी या किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से कोई हेल्प नहीं दिख रही थी, तो इन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी के तहत के पास आए और जो भी इंडियंस थे, दूसरे जो इंडियंस थे, बोस के जैसे जो इंडियंस थे, सब इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सरकार एक तरीके से बनाई, दैट वाज आजाद हिंद गवर्नमेंट। व्हाट ही मेड? आजाद हिंद गवर्नमेंट which came to produce its own currency, postage stamp, कोर्ट, सिविल कोड, जिनकी खुद का ही कोर्ट, सिविल कोड, पोस्टेज, ये सब कुछ होती थी। एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सिस स्टेट्स के द्वारा जो है वो चीज रिकॉग्नाइज की गई। While his memory still held in high esteem in India, बोस को बहुत कम मिला, लार्जली बिकॉज ऑफ हिज वॉर टाइम कोलाब्रेशन विद द एक्सिस पावर। क्योंकि समस्या ये थी कि 43 के दौरान एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था, दूसरी चीज एक्सिस पावर से कोलाब्रेशन में वॉर टाइम जो है वो चल रहा था, इस वजह से इन्होंने इनका जो मतलब एक तरीके से काम है बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं चला। लेकिन वॉर के 2 साल के बाद Bose, with considerable Japanese backing, led the forces of INA into the battle against the British। और जो इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई हुई थी, जहाँ पे हमारे इंडियंस मौजूद थे और उनके ये लीडर बन के सामने आए थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। और जब इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी लोग थे, उसके भी जो भी मेंबर्स थे ना, क्योंकि ये लीडर थे, इसीलिए उन सब मेंबर्स ने इंडियन नेशनल जो आर्मी के मेंबर्स थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक खिताब दिया, दैट इज अ नेताजी। क्या खिताब दिया उन्होंने? नेताजी। क्योंकि वो लीडर थे, एक नेताजी मतलब रिप्रेजेंटेटिव लीडर है ना। तो खिताब इनको कब मिलता है? 1942 से 43 के दौरान, जब इन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया, तो उन लोगों ने इनको नेताजी का खिताब दिया। लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द आजाद हिंद सरकार। 1940 में इंस्पिरेशन इनको मिली कि भाई स्ट्रगल जो है, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से हेल्प लेते हैं तो वो कोई हमें हेल्प नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, वर्ल्ड वॉर का समय है, तो ऑब्वियसली एक्सिस पावर भी वर्ल्ड वॉर में ही जुड़ी हुई थी, तो हमें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था। Major inspiration for carrying on a relentless struggle against the British came from the Subhash Bose adventure abroad, and उन्होंने एक इंडियन
लीग जो है वो बर्लिन में 1941 में गठित करी, पर डिफिकल्टी आई जर्मनी के साथ। ठीक है। जापान में पहुंचे, जापानी जो जापानीज था, जापानीज कंट्रोल सिंगापुर फ्रॉम द जर्मनी जुलाई 1943 के तहत, और उन्होंने वहां पे एक बहुत ही फेमस नारा दिया, दैट इज अ दिल्ली चलो। क्या नारा दिया? दिल्ली चलो। और एक सरकार बनी, आजाद हिंद सरकार, इंडियन नेशनल आर्मी, 21 अक्टूबर 1943 को। समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? यानी कि 1939 में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप इंडिया से छोड़ दी, भाग गए यहाँ से। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि पॉलिटिक्स जो आइडियोलॉजी थी वो मेल नहीं खा रही थी। फिर इन्होंने बंगाल को ही बचाने की कोशिश करी, अपने होम स्टेट को, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ तो भाई पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद देखा कि अब तो भाई ब्रिटिश के अधीन हो गई है, तो कैसे भी करके वो जर्मनी भाग गए। अब जब जर्मनी गए तो वहां से सोचा कि जर्मनी की सरकार इनको हेल्प करेगी। समय चल रहा है 1940-41 का। अब ये समय वर्ल्ड वॉर का है, जर्मनी ने कोई हेल्प नहीं करी। ठीक है। इसके साथ एक्सिस जो पावर है वो सब वॉर में जुड़ी हुई है, तो ये वापस से एशिया आ जाते हैं। जब जर्मनी से इनको हेल्प नहीं दिख रही है ना, तो ये वापस से जो है एशिया आ जाते हैं। जापानीज कंट्रोल सिंगापुर ये गए हैं, वहां पे जाके 1943 के दौरान सिंगापुर ये जाते हैं, और इंडियन नेशनल आर्मी तब तक बन चुकी है, और इंडियन नेशनल आर्मी के दौरान ही इन्होंने अपनी एक सरकार जो है वो बना लिया, आजाद हिंद गवर्नमेंट। आजाद हिंद गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार है जिनका खुद का ही अपनी मतलब पोस्टेज है या करेंसी है, सब कुछ अपना उनका हो गया है। और फिर इन्होंने अपनी आजाद हिंद जो गवर्नमेंट है उसको ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़वाया, और एक नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा। आई थिंक अभी आप सीरीज जो है वो पूरा समझ गए होंगे। The link with the old revolutionary tradition was emphasized by giving a post of honor in government to the Rash Bihari Bose, who had been living in exile in Japan since the 1915। गांधी जी के साथ इनके डिफरेंसेस सबसे ज्यादा कड़े थे, मतलब ये बिल्कुल दोनों आइडियोलॉजी सेम नहीं थी। बोस डिड नॉट फॉरगेट टू आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ द फादर ऑफ द नेशन व्हाइल स्टार्टिंग हिज एंटरप्राइज। वही चीज जो मैंने कहा कि फादर ऑफ द नेशन का खिताब इन्होंने दिया पहली बार। इंडिया के जो प्रिजनर्स थे, जब युद्ध के दौरान जब प्रिजनर जापान के कैंप में पकड़े गए थे, तो उन्हीं लोगों के थ्रू इन्होंने एक आईएनए बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो बनाई। करीबन 60,000 प्रिजनर थे, और उसमें से 20,000 इनके पास आ गए। फाइनेंशियल एड, वॉलंटियर्स, ये सब इंडिया से आ ही रही थी। INA was essential non-communal था, with Muslim quite prominent among its officer rank, एक इन्होंने वुमेन डिटैचमेंट रानी झांसी की रेजिमेंट के नाम से भी इन्होंने स्टार्ट किया। मार्च से लेके जून 1944 तक के बीच में जो भी हुआ, इंडियन सॉइल वाज इन एक्शन ऑन इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी वाज इन एक्शन ऑन इंडियन सॉइल, यानी कि वो जो INA है वो हमारे भारत में आई और एक तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। Besieging इम्फाल along with the Japanese troop in a campaign which ended total failure। खत्म हो गई बात। जापानीज कोलैप्स हुआ 1945 में, INA मेन प्रिजनर्स अगेन उनको पकड़ लिया गया। ठीक है। वाइल और उसी समय पे एक रहस्य जो है वो बन गया कि जो जब जो सुभाष चंद्र बोस है वो वहां से गए, तो फिर एयर क्रैश हो गया और वो उसके अंदर ही मारे गए, और इसके बारे में आज तक कोई भी अपडेट नहीं मिली है कि कौन कब क्या सब क्या हुआ है, कुछ इसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है। नवंबर 1945 में, ये आप एक तरीके से छोड़ भी सकते हो, इनके इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कुछ इनके क्या रोल थे, तो हम लोग फटाफट से उसको पढ़ लेते हैं। कि पहले तो उनको 1925 के दौरान जब उन्होंने नेशनल एक्टिविटीज करी, तो उसके दौरान मंडाले इनको एज ए कैदी के रूप में भेजा गया, लेकिन 1927 में वो बाहर आ गए, और फिर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सेक्रेटरी बनते हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया, एंड टू बिकेम द कांग्रेस पार्टी यंग लीडर गेनिंग पॉपुलैरिटी। अब ऑब्वियसली ना, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जब दोनों साथ हुए, तो यंग लोगों की नजर में एक बहुत ही अच्छे लीडर ये बन गए, पहचान हो गई।
ही एडवोकेटेड कंप्लीट स्वराज। 1930 में डिमांड कर रहे हैं कि हमें पूर्णतः स्वराज चाहिए। आप लोगों को पता ही है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आता ही है। एक तरीके से वो एक समय आ गया था 30 वाला कि हम लोग पूरी तरीके से स्वराज डिमांड कर रहे थे। हमें आधे अधूरे राइट्स नहीं चाहिए थे, हमें अपनी ताकत वापस चाहिए थी। लेकिन गांधी जी के साथ डिफरेंसेस हुए तो नॉन वायलेंस का सहारा वो लेते थे, इंडिपेंडेंस का। बोस स्टूड फॉर एंड वाज इलेक्टेड एज अ पार्टी के प्रेसिडेंट चुने गए 1939 में, बट गांधी के सपोर्टर ज्यादा होने की वजह से, डिफेंस होने की वजह से वो अलग हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू में बोस ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया फॉर नॉट कंसल्टिंग इंडियंस। मतलब अगर आप वॉर में जा रहे हो, 1914 में क्या हुआ था, वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंडिया वालों से कहा था कि भाई इंडिया तुम हमारी हेल्प करो वॉर वॉर में, और तुम्हें हम लोग एक एक मतलब चीजें जो है दे देंगे जो तुम मांगोगे। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडियंस मरे तो इंडियंस मरे, और जीते तो एक तरीके से जिए तो ब्रिटिशर्स। लेकिन अब 1939 से 45 के दौरान हम लोग ऐसा गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है वो एक तरीके से हमारा नाम जो है वॉर में लिख दिया था कि लाइक हम लड़ेंगे, और हमसे कंसल्ट भी नहीं किया था। ही वॉज अरेस्टेड व्हेन ही ऑर्गेनाइज कलकत्ता, जो अभी मैंने आपको बताया। एंड इन्होंने इंडियन सोल्जर्स के साथ 4500 लीडर्स के साथ एक इन्होंने इंडियन लीग बनाई है। बाकी चीजें मैं आपको ये पहले करा चुकी हूँ। तो बोस ज्वाइन द आईएनसी 28 दिसंबर 1885 इन 1921 जो बनी थी। ही ऑल्सो इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था स्वराज। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं, और बंगाल स्टेट जो कांग्रेस थी वहां के सेक्रेटरी भी बने हैं। 1924 में वो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ बने हैं। 1930 में वो मेयर ऑफ कलकत्ता भी बने हैं। बोस ने एक बुक लिखी द इंडियन स्ट्रगल विच कवर, जो कि हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस को कवर करती है। 1920 से लेके 42 तक का जो दौर है, जिस जब तक आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हो, तो ये सारी जो 20 से 42 तक का जो जिक्र है वो द इंडियन स्ट्रगल की बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन बुक बैन कर दी सरकार ने। इन्होंने एक नारा दिया था, जय हिंद का नारा। His charisma and the powerful personality inspired many people into the freedom struggle, और कंटिन्यू करते गए, और उसी सब के नाम पे इंडियन सोल्जर्स के द्वारा इनको एक उपाधि दे दी गई, दैट इज अ नेताजी। ठीक है, तो ये चीज है। कुछ हम इनकी डेथ के बारे में बात करें। बोस डाइड ऑफ द 3rd डिग्री बर्न विच ही सफर्ड इन अ प्लेन क्रैश। ताइवान के अंदर प्लेन क्रैश होने की वजह से 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। बट ये एक थोड़ा रहस्य भी है। रिफ्यूज टू बिलीव, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि भाई वो मरे नहीं है। इंक्वायरी कमेटी वगैरह गठित हुई, बट फिर भी रहस्य जो है वो बन गया। लेकिन ये मरकर भी आज भी हम सब में जिंदा है एक तरीके से। इनकी इनकी आइडियोलॉजी दैट इंस्पायर अस, इनके लिए जो यूथ आज भी, अगर हम लोग यूथ जो है वो आज भी इनको फॉलो करते हैं, अवेयर करते हैं। सो जैसे कि एक ये स्लोगन है, बड़ा फेमस है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव बाय द डिस्कशन। बातों से कुछ नहीं होता भाई। लाइफ लॉस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, तो लाइफ में इंटरेस्ट कैसा? इफ देयर आर नो रिस्क टू बी टेकन, तो लाइफ का इंटरेस्ट ही कैसा? आप भी तो इसी स्टेज पर हो। अगर आपके पास अभी कुछ चैलेंज आप लोग फेस कर रहे हो व्हाइल यू स्टडिंग, आपको अभी दिक्कतें आ रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी मुश्किलें आएंगी, उतने अच्छे निखर के आओगे, उतनी अच्छे सिविल सर्वेंट बनोगे, उतनी जल्दी आपको रैंक मिलेगा। तो ऐसा ना सोचा करिए कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ी है। क्योंकि आप फ्यूचर ऑफिसर हो, इसीलिए आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप से खुश होइए भाई। We must build up our national defense on such an unshakable foundation that never again in our history shall we lose our freedom. Okay, so आप में से किसी को भी ये नहीं सोचना है कि that we have a lots of problem and all.
यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना मान के अपनी अपॉर्चुनिटी समझो, वो अवसर समझो जो आपको मिला। हाउ लकी यू आर, वो अवसर आपको मिला कि आप कुछ कर दिखाएं। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और सुभाष चंद्र बोस के बारे में और भी धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। इनके जो कोट्स हैं वो आप लोग अपने मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट वे कुछ है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।